अचानक से आंटी का ना फेस चेंज हो गया और बोलते सोरियां दे गब्बरू। खंडर के अंदर पैर रखते ही जोर से चीखने लग गए। अब इतना घना कोहरा था ना कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आंटी के पीछे से एक ट्रक आया और आंटी को कुचल के चला गया। आंटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो सभी भाइयों ने फोर्स कर राजू अंकल की शादी कर दी। पंखे पर रस्सी डालकर टेबल पर चढ़े रहकर ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या कर रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। नीमो आंटी ना छत से कूद गई। इधर राजू अंकल को फेंक दिया, उधर नाना जी को फेंक दिया। मुझको अलग करेगा तू, मुझको अलग करेगा, तेरी इतनी ताकत, तू इससे अलग करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसको छोड़कर, ये मेरा है। आपने आज तक मेरे चैनल पर बहुत सारे भूत की कहानियां सुनी हैं, पर यकीन मानिए आज की कहानी का भूत सबसे अलग है। हमने जंगल में भूत सुना है, पीपल के पेड़ पर सुना है, या फिर इधर उधर का भूत सुना है, लेकिन इस किस्से में घर का एक सदस्य मरकर भूत बन जाता है और अपने ही घर वालों के खिलाफ होकर अपनों का दुश्मन बन बैठता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे नाना जी ने मुझे बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनाई हैं, तो मैं आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे नाना जी के 5 भाई थे। जो मेरे नाना जी का सबसे छोटा भाई था ना, उसका नाम था राजू। जो राजू था ना, राजू की वाइफ का नाम था रानो। राजू अंकल और रानो आंटी ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। बहुत मतलब पूरा परिवार बहुत खुश था इन दोनों की जोड़ी से। सब लोग यही बोलते थे कि हाँ, ऊपर वाले ने क्या खूब जोड़ी बनाई है। राजू अंकल जब भी खेत पे काम पर जाते थे ना, तो रानो आंटी क्या करते थे, रानो आंटी ना राजू अंकल के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर और अंकल को खेत में खाना देने के लिए जाते थे। इवन कि नाना जी के घर पर एक लड़का भी था जो पशुओं को खाना खिलाता था। घर की हर छोटी बड़ी चीज बाहर से वही लेकर आता था। वो कई बार बोलता भी था कि भाभी आप क्यों जा रहे हो, मैं राजू भैया को खाना देकर आ जाता हूँ ना। तो रानो आंटी बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, मैं ही देकर आऊंगी। तो राजू अंकल कई बार रानो आंटी को बोलते थे, अरे हरिया था ना घर पर, उसको बोलते वो खाना देने आ जाता, तू क्यों लेकर आई है। तो रानो आंटी बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर बोलते थे, सोरियां दे गब्बरू नू मैं नहीं खाना खिलावांगी तो कौन खिलाऊगा, नानजी ना मैं ही खाना खिलावांगी। सोरिया का मतलब ससुराल का जो जवान लड़का है उसको मैं ही अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वो प्यार से राजू अंकल को ऐसे ही बोलते थे, सोरियां दा गब्बरू, मेरा सोरियां दा गब्बरू। हर बार जब भी प्यार से बोलते थे ना, आंटी यही बोलते थे अंकल को। कभी भी बुलाते थे तो सुनिए जी, सोरियां दे गब्बरू जी, सुनिए जी, आओ तो सही, मेरी गालता सुनो। बड़े ही प्यार से वो ऐसा ही बोलते थे अंकल को। तो राजू अंकल को भी बहुत अच्छा लगता था। आंटी आते थे, अपने हाथों से अंकल को खाना खिलाते थे। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का बहुत ध्यान देते थे। अब ठंडी का मौसम था, आपको तो पता है कि पंजाब में कितनी ठंडी पड़ती है, कितना घना कोहरा रहता है। एक बार अंकल सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए ना खेत पर काम के लिए चले गए। अंकल को बहुत काम था, तो अंकल ने बोला छोड़ो खाना पीना, मैं काम पर जाता हूँ। तो आंटी ने क्या किया, सुबह सुबह आंटी ने सोचा कि मेरा सोरियां दा गब्बरू खाना खाए बिना ही चला गया है, तो क्यों ना मैं खाना बनाकर उनके लिए लेकर जाऊं। पूरा दिन काम करना है तो ऐसे कैसे वो पूरा दिन भूखे रहकर काम करेंगे। तो आंटी को ना अंकल की चिंता हुई, तो आंटी ने क्या किया, सुबह सुबह ही खाना बनाकर अंकल के लिए लेकर जा रही है। अब इतना घना कोहरा था ना कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो बाई चांस आंटी के पीछे से एक ट्रक आया और आंटी को कुचल के चला गया। आंटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बेचारे राजू अंकल की हालत बहुत खराब हो गई थी। अंकल काफी टाइम बीमार भी रहे, आंटी का सदमा लेकर काफी टाइम अंकल बीमार रहे। धीरे धीरे अंकल थोड़ा ठीक होने लगे, फिर से खेत में जाने लगे। तो सभी भाइयों ने सोचा कि अभी जवान लड़का है, हम सबसे छोटा है, क्यों ना इसकी दूसरी शादी की जाए, इसका घर फिर से हम लोग बसाते हैं।
तो सभी भाइयों ने फोर्स कर राजू अंकल की शादी कर दी। राजू अंकल की जिससे शादी हुई थी, इस किस्से में मैं उसका नाम रखूंगी निमो आंटी। निमो आंटी राजू अंकल का बहुत ध्यान देते थे। एक दिन निमो आंटी पंखे पर रस्सी डालकर टेबल पर चढ़े रहकर ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो बाई चांस राजू अंकल ने आकर देख लिया और आंटी को फट से टेबल से उतारा और आंटी को बोला, मैंने तुझे किस बात के लिए दुखी करके रखा है, किस चीज की कमी होने दी है जो तू ये पागलपन कर रही है। तो निमो आंटी ने जब होश संभाला ना, निमो आंटी सरप्राइज, बोले मैं क्या कर रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। तो बोले तू बीमार है क्या, तेरे को कोई बीमारी है? तो बोले नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ, आप मेरे को इतना प्यार करते हो, पूरा परिवार मेरे को इतना प्यार करता है, मैं ये गंदी हरकत क्यों करूँगी। तो ये बोलकर ना आंटी चले गए। अब अंकल भी हैरान है कि ये ऐसा क्या कर रही है, इसको शायद कोई बीमारी होगी इसलिए ऐसा कर रही है। अब उसी रात को क्या हुआ, रात का टाइम था, सब लोग टेरेस पर सोते हैं। आपको पता है गर्मी का सीजन होता है तो सब लोग टेरेस पर ही सोते हैं। पंजाब में 99% लोग तो टेरेस पर ही सोते हैं। तो सब लोग टेरेस पर सो रहे थे ना, उसी रात को ना, रात का टाइम था, निमो आंटी ना छत से कूद गए और नीचे जब गिरे ना, आंटी जोर जोर से चीखने लग गए। चीख रहे तो आंटी की चीखें सुन के ना पूरा परिवार जाग गया और देख रहे हैं कि आंटी नीचे पड़े हुए हैं और चीख रहे हैं। सब लोग फटाफट भागकर नीचे आए और बोल रहे हैं, तू नीचे क्या कर रही है? तो बोले पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गई। अब बस इतना ही बोला है तो अचानक से आंटी का ना फेस चेंज हो गया और बोलते हैं, सोरिया दे गब्बरू। ये बोलकर आंटी का फट से फिर से चेंज हो गया फेस और सब लोग हैरान, क्योंकि ये बात तो सिर्फ रानू आंटी ही बोलते हैं और निमो आंटी को ये बात पता ही नहीं है कि रानू आंटी ये बात बोलते थे। सब लोग सरप्राइज, ये क्या हो गया इसको, और इसका चेहरा एकदम से बदल क्यों गया। तो मेरे नाना जी समझ गए कि क्या बात है। मेरे नाना जी ने बोला, रात का टाइम है, सब लोग ना अपने अपने बिस्तर पर जा। और मेरे नाना जी ने, जो मेरी आंटी थी ना, उनका पैर टूट गया था गिरने की वजह से, उनके पैर में मोच आ गई थी। तो मेरे नाना जी ने मालिश करके उनका पैर भी ठीक कर दिया। तो मेरे नाना जी ने ना सुबह ही होते राजू अंकल को बोला कि निम्मो को बोल तैयार हो जाए और ज्यादा सवाल नहीं पूछना, मेरे साथ दोनों चुपचाप चलो। अब निम्मो आंटी और राजू अंकल मेरे नाना जी के साथ गए। जैसे ही मेरे नाना जी गांव से बाहर एक खंडर था वहां पर गए ना, तो आंटी ने क्या किया, खंडर के अंदर पैर रखते ही जोर से चीखने लग गए, बोले मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे नाना जी ने बोला, नहीं तुझे चलना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं होगा, तू ठीक है, तू चल मेरे साथ चल। ये बाबा जी जो है ना, ये बाबा जी बहुत चमत्कारी बाबा जी हैं, तू ठीक हो जाएगी। तो निम्मो आंटी बोलते, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे नाना जी ने और राजू अंकल ने क्या किया, निम्मो आंटी का हाथ पकड़ा दोनों साइड से और उनको जबरदस्ती खींचकर उस बाबा के पास लेकर गए। जैसे वो बाबा के पास गए ना, तो वो बाबा ने ना निम्मो आंटी को देखकर फट से ही मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। जैसे उस बंदे ने मंत्र पढ़ने स्टार्ट किए ना, तो निम्मो आंटी ने क्या किया, अपने पैर में से चप्पल निकाली जो उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी और धनाधन उस बाबे के मुंह पर मारनी स्टार्ट कर दी। मेरे नाना जी रोक रहे हैं, राजू अंकल रोक रहे हैं, पता नहीं आंटी में इतना जोश कहाँ से आ गया, किसी को वो हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करके इधर राजू अंकल को फेंक दिया, उधर नाना जी को फेंक दिया और वो बाबा के मुंह पर ना कंटिन्यू चप्पल छितर मार रहे हैं। छितर मतलब चप्पल धनाधन मार रहे हैं ताकि वो पढ़ ना सके और उसका मुंह बंद हो सके। और निम्मो आंटी बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किथे नहीं जाऊंगी, मैं छड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा बोल रहे, मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और उस बाबे को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, अजीब अजीब सी गालियां दे रही हैं। बोले मेरे को अलग करेगा, तू मुझे अलग करेगा। ऐसे धनाधन उसके मुंह पर चप्पल मारे ताकि वो मंत्र पढ़ ना सके। और वो बाबा भी चुप नहीं हो रहा है, वो भी कंटिन्यू मंत्र पढ़ते ही जा रहा है। भले उसको जितने भी चप्पलें पढ़ रही हैं तो भी वो मंत्र पढ़ते ही जा रहा है। और आंटी क्या कर रहे हैं, गालियां भी देते जा रहे, मुझको अलग करेगा तू, मुझको अलग करेगा, तेरी इतनी ताकत, तू इससे अलग करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसको छोड़कर, ये मेरा है। तू मुझको अलग करेगा, तेरी इतनी ताकत, तू इससे अलग करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसको छोड़कर, ये मेरा है। गब्बरुआं दा मुंडा सिर्फ मेरा गा, मेरा हक कहते, इसी किसी का नहीं हक हैगा। इकट्ठे करते धनाधन बेचारे को पढ़ रही हैं। और उसने इतना फटाफट मंत्र पढ़ा ना, और उसके पास एक ना बर्तन में पानी था, उसने फट से वो पानी निम्मो आंटी के मुंह पर डाला और निम्मो आंटी उड़ के गए, थप देने, बहुत ऊंचाई से उड़कर गए, धम देने गिरे। जैसे ही आंटी गिरे ना, तो एकदम आंटी नॉर्मल हो गए। जैसे ऐसा लग रहा था, मेरे नाना जी ने बताया कि उनके अंदर से ना कुछ साया जैसा निकला है, जो देखे, ऐसा मेरे नाना जी ने बताया। और आंटी फट से एकदम नॉर्मल हो गए और जमीन पर गिर गए हैं। तो जैसे जमीन पर गिरे ना, तो जो बाबा था, वो बाबा आया मेरे आंटी के पास
और उसने आंटी को अच्छे से देखा और बोला अब ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। और जो वो बाबा था ना, आंटी ने उसको इतने बुरे से मारा था ना कि बेचारे का पूरा मुंह सूज गया था और मोटे मोटे होठ हो गए थे, पूरा मुंह लाल हो गया था, इतना गुप्पे जैसा उसका मुंह हो गया था। फिर भी कंटिन्यू वो मंत्र पढ़ता ही गया और आंटी ठीक हो गए। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। शरीर नाश होने पर जो भूत बन जाता है, मैं सच कहती हूँ तुमसे लोगों, वो हमसे अलग हो जाता है, चाल चलन सब बदल जाता है।